Rolling. वेलकम एवरीवन। जुडिशरी एंड लीगल में आपका स्वागत है। तो आज मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि जो रिसेंटली यूपीएससी ने एडवर्टाइज़ की है पोस्ट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। अब देखिए इन दोनों को फॉर्म कैसे भरना है, रिक्वायरमेंट क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। पहले अगर इसकी फॉर्म के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। फॉर्म इसका ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं आप भर सकते। आप यूपीएससी की साइट में जाइए और ये 25 रुपीज़ का फॉर्म है और ऑनलाइन आप भर सकते हो। और जो फॉर्म भरने के बाद कहीं पे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट कहीं पे भेजने नहीं है, वो ऑनलाइन अपलोड करने की ज़रूरत है। बस दोनों पोस्टों में सेम ही है। एपीपी के लिए आप फ्रेशर भी भर सकता है जो है, लेकिन लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है वहाँ पे। और मैक्सिमम एज वहाँ पे 30 ईयर्स है, 30 ईयर से कम होनी चाहिए आपकी एज। और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की देखोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम एज 35 ईयर है और 7 साल का एक्सपीरियंस माना गया है। और ये 7 साल का एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? ये जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है, जैसे लास्ट डेट इसमें मेंशन है 18 मार्च, जो लास्ट डेट है, तो उस दिन से वो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिटरमाइन की जाएगी। अब आ जाओ इसके बाद इसमें एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। देखिए अगर पिछली बार भी इनकी जो एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे, मैंने भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी मेरा क्लियर था और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी मेरा क्लियर था। तो पहले ये एडवर्टाइज जो करते हैं उसमें ये इस बात का जिक्र नहीं करते कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम श्योरिटी होता है क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो बल्क में आते हैं यूपीएससी के पास। और क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर बनने से ज़्यादा लोग सीबीआई में प्रोसिक्यूटर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि ये ज़्यादा बढ़िया जॉब है, लेकिन ये आपकी जो है इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब आ जाओ इसके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस इसका देखेंगे तो जो पिछली बार अगर इसका एग्ज़ाम हुआ था तो दोनों के लिए एग्ज़ाम होगा। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी एग्ज़ाम होगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए भी एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम में जो मेनली मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि सिलेबस इसका डिटरमाइन हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें क्रिमिनल पार्ट के ऊपर आपने ज़्यादा जोर देना है, जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट रहता है। और इसके साथ आप लेटेस्ट जजमेंट्स देख सकते हो कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट्स की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट्स की जो जिसमें काफ़ी अच्छे लॉ हेल्ड हुए हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के होंगे वो सारे इसमें आ सकते हैं, तो वो आप देख सकते हो। और इसके साथ पहले ये अगर आपने लॉ तैयार कर ली है, इसके साथ बाद में दूसरे लॉ आपने शुरू करने हैं। वो कौन कौन से, जैसे जो है आप देख सकते हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देख सकते हो, करप्शन एक्ट देख सकते हो, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट देख सकते हो, जैसे सीबीआई एक्ट भी कहते हैं, आईटी एक्ट देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट देख सकते हो। ये तो हो गया जो पिछली बार आ रखे थे, सिलेबस का पार्ट थे। इसके साथ अब जो मेरा जो अनुमान है, इसके साथ कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे, जैसे पॉक्सो एक्ट ऐड हो सकता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऐड हो सकता है, आर्म्स एक्ट ऐड हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अभी रूल्स बनाए हैं, रूल्स में कुछ मेरे ख्याल में ऐड हो सकता है, वो आप देख सकते हो। और जो लेटेस्ट जो अपडेट्स लॉ की होती रहती हैं वो आप देखते रहिए। और इसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी बना रखा है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर नॉलेज के लिए। मैं इस पे सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा क्रैश कोर्स शुरू करूँ, जिसमें आप सबको मैं बताऊँगा कि कैसे इसको चीज़ों को पढ़ना है। और देखिए इसका प्रीवियस ईयर देखने का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी कभी भी रिपीट क्वेश्चन नहीं करती है। वो अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। तो नॉलेज के लिए आप सिंगल की एक बुक आती है या फिर यूनिवर्सल की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई के लिए भी देख सकते हो। तो एज सच वहाँ से आपको ये अनुमान लगेगा कि कौन से एक्ट में कितने परसेंट का क्वेश्चन आते हैं और उनमें कितना कितना आपको पढ़ सकता है। और इसमें कोई खास फार्मूला नहीं है, आपको बेर एक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। बेर एक्ट का हर एक सेक्शन एक अच्छे से पता हो, जैसे आईपीसी में जनरल
अगर देखोगे तो उसमें चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, चैप्टर 4, ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो है आईपीसी का अगर देखोगे, आईपीसी मान लो 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रहते हैं या 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 में से इन चैप्टर में से कम 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 अगर इसमें रहेंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस दीजिए। बाकी भी आपने करने हैं, लेकिन उस पर इन 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 जो चैप्टर के ऊपर पहले ध्यान दीजिए। तो इस तरह मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जब मैं क्रैश कोर्स इसके रिगार्डिंग शुरू करूंगा। तो एग्ज़ाम इसका पक्का होने वाला है और मेरा 99% श्योर हूँ कि इस पर एग्ज़ाम होगा। तो जो एडवर्टाइजमेंट में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको एक बार जो है उसको आप भूल जाइए। भूलने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम होना है तो अब अभी से शुरू करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है। तो तब तक आप फॉर्म भरने शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में फॉर्म शुरू हो जाएगा। अब मैं एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे होता है, जैसे अगर आप एनरोल होते हो बीइंग एडवोकेट कहीं से भी, तो बार काउंसिल ऑफ जो आपका कंसर्न्ड स्टेट है आपको एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देता है। कई बच्चों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहती है कि क्या वो सर्टिफिकेट एनफ है एक्सपीरियंस दिखाने के लिए। देखिए, वो आपको जो है पावर देता है आप प्रैक्टिस करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन देता है? अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, तो वो आपका कंसर्न्ड बार एसोसिएशन देगा। जैसे पंजाब में रहता हूँ या हरियाणा में रहता हूँ, तो मैंने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एनरोलमेंट करा रखी है। एनरोलमेंट कराने के बाद मेरे को किसी बार की मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर मान लो मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ या मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ की कंसर्न्ड बार में मेरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बार मेरे को सर्टिफिकेट देगी कि मैं इस बार में प्रैक्टिस करता रहता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मानेगा। और इस बार मेरे को लगता है कि यूपीएससी थोड़ा आपसे डिटेल भी मांग सकती है कि किस किस केस में आप अपीयर हुए, उसके फैक्ट्स एंड जो है वो क्या हुए थे, उसमें आपने आर्गूमेंट किए थे वो क्या थे, उसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसमें जो वेटेज रहती है ना, जो जैसे अगर एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए आप इसमें एग्ज़ाम होगा, तो हो एग्ज़ाम होता है तो उसमें 50-50% का वेटेज रहता है। 50% वेटेज होगा आपके एग्ज़ाम का और 50% वेटेज होगा आपकी इंटरव्यू का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया तो भी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट वो यूपीएससी उसी लेवल का चेक करेगी। तो उस पर भी आपने हमेशा ध्यान देना है कि आपकी पर्सनैलिटी वो सूटेबल हो, कि उस पोस्ट के लिए आप जिसमें जा रहे हो तो उस तरह की आपने तैयारी करनी है। तो उसके लिए भी मैं अलग से क्लास बनाऊंगा कि किस तरह से आपने उसकी तैयारी करनी है। तो फिलहाल आप टेस्ट की तैयारी करिए और जो वेटेज का 50% है वो आप कंप्लीट करिए। और एग्ज़ाम होने के बाद मैं बताऊंगा इसका किस किस तरह से चीज़ें होती हैं और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जुडिशरी एंड लीगल। थैंक यू सो मच।